बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है अगर आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। इसमें 75 प्रश्न पूछे गए थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हिंदी के 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि बीए हिंदी अगर आपने लिया हुआ है, हिंदी बीए के 6 सेमेस्टर में आप हैं, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो 2 पेपर आपको देने होते हैं, जिनमें से पहले पेपर का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं आज सॉल्व करवाऊंगा। यानी कि ये आंसर की होगी एक प्रकार से, यानी कि इसमें 75 प्रश्न होंगे जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। बाकी विश्वविद्यालय में पूछे जा सकते हैं, तो जो बाकी विश्वविद्यालय जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह सॉरी जननायक चंद्र शेखर, एक मिनट, क्या नाम है उसका, कानपुर विश्वविद्यालय जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा करवाएगा, यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज। इसके अलावा आप देखेंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आप देखेंगे और भी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस लेक्चर को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। टॉप 75 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें जो प्रश्न पूछे गए इस पेपर में, इससे पहले मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ था। एक ही मॉडल पेपर जो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप उसको ही देख लेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है उसी से आ गया है। मतलब कि एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। जितना प्रश्न मैंने बताया था सारा का सारा प्रश्न वहीं से फंसा हुआ है, अलग से एक भी प्रश्न आपका नहीं आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदी का जिस तरीके से फंसा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह में, ऐसे ही आपको बता दूं कि सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सभी का मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ है लगभग में। आप देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपकी अभी एक प्रकार से एक ही सब्जेक्ट हुआ है और आप परेशान हैं कि भाई कहाँ से पढ़ा जाए, तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट को वीडियोस को देखिए। सबके सब प्रश्न जो होंगे आपके फंसेंगे। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैंने तैयार किया हुआ है, ठीक है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो ये हिंदी का मॉडल पेपर है, मतलब कि हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि आपको पहले पेपर में पढ़नी होती है, और 2 घंटे का पेपर हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर निर्देश ये दिया गया है, 75 प्रश्न आपको दिए गए। परीक्षार्थी को केवल 65 प्रश्न ही करने थे, यानी 10 प्रश्न इसमें भी से छोड़ना था। यानी कि आपको बता दूं कि आप 100 में से 100 करके आना चाहिए था आपको, अगर आपने हमारा मॉडल पेपर देखा होगा। बहुत ही सरल पेपर, बहुत ही जो मैंने बताया था सब कुछ वही आ चुका है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे पेपर को देख करके, और ऐसे ही आपका पेपर आएगा, ठीक है। चले जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, बताएं। मैंने बताया था भाई देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहां से हुई है, ब्राह्मी लिपि से हुई। कहां से हुई है, ब्राह्मी लिपि से हुई है। देवनागरी का प्राचीन रूप आपसे मैंने बताया था कौन सा है, देवनागरी का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि, मतलब कि ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप कौन सा है, ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप है देवनागरी। देवनागरी का प्राचीन रूप कौन सा है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। तो इस तरीके से कई प्रश्न मैंने आपको बताए थे, ये सारा का सारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर है, देवनागरी लिपि की विशेषता है। देवनागरी की लिपि की विशेषता भी मैंने बताई थी कि आक्षरिक लिपि अक्षर का नाम ध्वनि के अनुरूप ही होता है। इसमें बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे ये लिखा हुआ है बाएं से दाएं, यानी इधर से ये बायां है और ये दायां है, इधर से इधर लिखी जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी है, और जैसा उच्चारण है वैसा वर्ण है, ध्वनि मात्रा का भी लेखन है इसमें। यानी कि एक प्रकार से ये सारी की सारी विशेषताएं देवनागरी लिपि की हैं। ये भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था। ये भी प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, देवनागरी लिपि सुधार समिति संयोजक के मतलब उसके संयोजक कौन थे, मैंने बताया था काका कालेलकर थे, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक थे वो थे देवनागरी लिपि के कौन, काका कालेलकर। काका कालेलकर की अगर बात की जाए तो 1935 में इस सुधार समिति का एक प्रकार से आयोजन किया गया था, 1935 में, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा प्रश्न है, देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न है, क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन आवश्यक क्यों है, मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय बोली का विकास मतलब विशेष अध्ययन आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर 2 का अगर आपका पेपर लगा हुआ है और आपने नहीं देखा है अभी, तो पेपर 2 के भी मॉडल पेपर लोक साहित्य और लोक संस्कृति के मैंने दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में वही आने वाले हैं। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाओं में से किसी क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक रूप विकास हुआ है, बताएं। हिंदी की उपभाषाओं में से किस क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास हुआ है, इनमें से। कौरवी का नहीं हुआ है, मगही का भी नहीं हुआ है, और भोजपुरी का भी नहीं हुआ है, ठीक है। कौरवी की अगर बात की तो कौरवी जो है ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है।
मगही और भोजपुरी की अगर बात की जाए तो ये बिहारी हिंदी की बोली हैं। मगही, भोजपुरी और मैथिली, मैथिली का विकास हुआ इसलिए मैथिली यहाँ पर नहीं है। ब्रज भाषा का एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्षेत्रीय बोली है ब्रज भाषा, इसका साहित्यिक विकास हुआ। ब्रज भाषा में आप देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा की जितनी रचनाएँ हैं आप देखेंगे ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिंदी की मुख्य क्षेत्रीय बोली, हिंदी की मुख्य क्षेत्रीय बोली कौन सी इनमें से? खड़ी बोली भी एक प्रकार से हिंदी की मुख्य क्षेत्रीय बोली है और वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप भी खड़ी बोली, मैंने कई बार बताया, ये भी प्रश्न पूछा गया था। सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। मॉडल पेपर आप उठा करके मिला लीजिएगा एक बार। देखिए ब्रज भाषा ये एक प्रकार से काव्य भाषा के रूप में प्रचलित रही। आप देखेंगे जो है कृष्ण भक्ति शाखा रीतिकाल में, और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये आधुनिक काल में भी आते थे। भारतेंदु युग में ब्रजभाषा जो रही वो काव्य का माध्यम रही। तो ब्रजभाषा भी बहुत फेमस एक प्रकार से बोली है, मुख्य क्षेत्रीय बोली है। और अवधि तो आप सभी को पता होगा, रामचरितमानस, पद्मावत, ऐसे बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए अवधि में। ठीक है, तो इस तीन की तीनों जो बोलियां हैं एक प्रकार से बड़ी फेमस हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये भी मैंने कई बार आपको बताया है। सातवां प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो भाग 17 में अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक अनुच्छेद जो है ये इतने अनुच्छेद ये भाग 17 में शामिल हैं और इसमें राजभाषा से संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, फटाफट से आप देखेंगे। आठवां प्रश्न है, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? हिंदी के अंतर्गत कुल मिलाकर के आपकी 18 बोलियां आती। कितनी बोलियां आती? 18। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी 5 उपभाषाएं मैंने आपको बताया था? जैसे पहली हो गई आपकी पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है। ठीक है, इसमें यानी 3 बोलियां इसमें शामिल हो गई। और दूसरी है आपकी जो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की अगर बात की तो इसमें 5 बोलियां शामिल हैं। ये बात आप ध्यान रखें। जैसे कौरबी हो गई, कौरबी को ही खड़ी बोली कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कौरबी हो गई, ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे ब्रज भाषा हो गई। ठीक है, और इसके अलावा हरियाणवी हो गई, कन्नौजी हो गई, बांगरू हो गई। तो ये सब आपकी इसमें यानी 5 ठो। ठीक है, इसके अलावा तीसरी है आपकी भोजपुरी। भोजपुरी की अगर बात की है तो भोजपुरी में 3 बोलियां शामिल है, एक मगही है, एक भोजपुरी मतलब मैथिली है और एक भोजपुरी है। ठीक है, तो 5 और 6 5 11 तो यही हो गई आपकी। इसके अलावा बाकी एक राजस्थानी है। राजस्थानी हिंदी की अगर बात की है, राजस्थानी हिंदी में भी लगभग 4-5 बोलियां हैं। ठीक है, लगभग आप देखेंगे 4 इसमें हो जाएंगी। क्लियर, 4 या 5 बोलियां इसमें आपकी शामिल हैं और 2 या 3 बोलियां आपकी उसमें शामिल है पहाड़ी हिंदी में। पांचवी आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में जैसे कि आपकी गढ़वाली हो गई, कुमायूनी हो गई। ठीक है, ये सब आपकी जो है आपकी किस में आती हैं? ये सब आपकी उसमें आती हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा, यानी कि पहाड़ी हिंदी में। तो इस तरीके से 4 3 7 ये हो गई, 7 ये और ये कुल मिलाकर के 4 और 3 इसमें और 3 तीनों बाकी सब में। क्लियर, तो इस तरीके से आपकी क्या हो गई पूरा का पूरा, ये आपका क्या हो गया? 5 उपभाषाएँ और 18 बोलियाँ। ये एक प्रकार से मुख्य हैं, बाकी और भी बोलियाँ हैं। इसमें 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 लगाइएगा। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां प्रश्न है, भाषा की प्रथम इकाई क्या है? भाषा की प्रथम इकाई की बात करेगा तो अगर ध्वनि ऑप्शन में होगा तो ध्वनि ही लगेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखिए प्रश्न आ चुका कैंची। मैंने कई बार बताया था कैंची से लेकर के अलमारी वगैरह सब बताया था मैंने। तो कैंची शब्द किस भाषा का शब्द है? कैंची शब्द जो है ये किस भाषा का भैया? फटाफट से आप बताएंगे। 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे आल्पिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और गमला की अगर बात की जाए तो आल्पिन और गमला जो है ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा। मॉडल पेपर 2 से 3 बार देख लीजिएगा और मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? इनमें से देखें, मजहब भी विदेशी शब्द है, टेलीफोन भी विदेशी शब्द है और अंग्रेजी शब्द भी विदेशी ही शब्द है। ठीक है, इसमें से जो कर्पूर शब्द है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर, कर्पूर आप जानते हैं सफेद सफेद होता जो जलता है। कर्पूर के इतने सफेद हैं भगवान एक प्रकार से भोले। ठीक है, कर्पूर गौरम, ठीक है, कर्पूर के इतना गोरे हैं। करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, ठीक है, ऐसे इसकी व्याख्या करें तो कर्पूर कैसा शब्द है? ये विदेशी शब्द नहीं है, देसी शब्द है। यानी कि ये हिंदी में एक प्रकार से तत्सम शब्दावली जो है हिंदी की उससे शामिल है। यानी कि ये संस्कृत का शब्द है कर्पूर। ठीक है, और ये हिंदी में हूबहू संस्कृत से ले लिया गया। यानी कि ये तत्सम है, तत् माने होता उसी के समान समान। ठीक है, तो ये कर्पूर शब्द तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत से आया है।
तत्सम शब्द सारे के सारे संस्कृत से ही होते हैं। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे अधिक स्पष्टता, सुगमता और सरलता किस लिपि में मिलती है? 100% ये प्रश्न मैंने कई बार आपको बताया था और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ गया, आपकी परीक्षा में भी आएगा जिनकी परीक्षा भी नहीं हुई है। सबसे अधिक स्पष्टता, सुगमता और सरलता जो मिलती है वो देवनागरी में मिलती है अपनी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। 14 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताएं। केंद्रीय भाषा मतलब केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में भाषा संबंधी क्या प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था, तो सारे के सारे बताए हैं तो मैं बार बार ये बोलूंगा नहीं कि बताया था। अब इन प्रश्नों को आप सभी लोग याद कर लीजिएगा सारे के सारे को। 15वां प्रश्न है कि भाई क्या बताया गया है 351 में? 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, उसके विकास के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखेंगे। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को किसने लिखा भाई? इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसने लिखा? डॉक्टर नामवर सिंह की ये पुस्तक है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 1952 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था नामवर सिंह की। ठीक है, इन्होंने हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का योग नामक पुस्तक लिखी है। 1952 में प्रकाशन हुआ। किसने लिखी? डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती? देखिए पश्चिमी हिंदी में आप देखें कन्नौजी आएगी, कौरबी भी आई, कौरबी का दूसरा नाम खड़ी बोली है, और इसके अलावा ब्रजभाषा भी एक प्रकार से आपकी आएगी। ब्रजभाषा, कौरबी यानी खड़ी बोली, कन्नौजी, और इसके अलावा आपकी जो है और भी बोली इसमें आती है। ठीक है, हरियाणवी वगैरह भी आती है। भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, तो ये नहीं आती। भोजपुरी किसकी है? भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियाँ। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मतलब बिहारी उपभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? बताएं। बिहारी उपभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो बिहारी की मागधी अपभ्रंश से हुई है। बिहारी की मागधी से हुई है। और अगर आपसे पूछे पूर्वी हिंदी की एक प्रकार से उत्पत्ति, तो आप बताएंगे पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। और आपसे पूछेगा पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति, तो बताएंगे सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। ठीक है, तो ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से जितनी भी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं सब हैं 5 के पांचों। ठीक है, मागधी से बिहारी हिंदी की तीनों बोलियों की उत्पत्ति हुई है, और अर्धमागधी से बिहार मतलब पूर्वी हिंदी की सारी बोलियों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा अवधी, अवधी उपभा मतलब अवधी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो आप बताएंगे अर्धमागधी, चूंकि अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तीन की तीनों ये अर्धमागधी से अपभ्रंश से निकली हुई है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चले 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप सभी को पता होगा, खड़ी बोली। करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? सभी को पता होगा, बौद्ध धर्म से पाली का संबंध। देखिए सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा आई? संस्कृत के बाद में पाली भाषा का विकास हुआ। पाली के बाद में कौन सी आई? प्राकृत आई। और प्राकृत के बाद में कौन सी आई? प्राकृत के बाद में आपकी आई है अपभ्रंश। और अपभ्रंश का उत्तरवर्ती काल हो गया अब अवहट्ट, और उसके बाद में आपकी हिंदी बनती। क्लियर? हिंदी की बोलियों का विकास हुआ, भाषाओं का विकास हुआ। 21 नंबर प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं जो है भारतीय संविधान में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब संविधान की 8वीं अनुसूची बनी थी तब मात्र 14 भाषा थी उसमें। फिर उसके बाद में एक भाषा जुड़ी, सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी भाषा जुड़ी। फिर सिंधी के बाद में आप देखते हैं नमक भाषा जुड़ी। नमक का मतलब होता है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा जुड़ी। उसके बाद में फिर 4 भाषा जुड़ी जिसको आप बोलते हैं बोडोमास। ठीक है, बोडोमास की अगर बात की तो बो माने बोडो भाषा, डो माने डोंगरी भाषा, माँ माने मैथिली भाषा, और साथ से संथाली भाषा। ये 4 भाषाएं बाद में जुड़ी। तो ये 4 मतलब 3 ये 1 और 3 4 और 4 8 8 भाषा बाद में जुड़ गई। तो 14 और 8 कितना हो गया? 14 6 20 और 2 22, यानी 22 भाषाएं वर्तमान में इस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, मैंने इन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाया हुआ था। तो ये सब प्रश्न आप देखेंगे परीक्षा में आ गया आपका। अगला प्रश्न, रिपोर्टाज शब्द किस भाषा से आया है? रिपोर्टाज शब्द जो है किस भाषा से आया है? तो रिपोर्टाज भी शब्द आपको मैंने बताया था। रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का शब्द है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल पुर्तगाली भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। करेक्ट आंसर है आपका 22 का बी ऑप्शन। क्लियर? आगे देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदवी या हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसको किसने किया था? 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है?
कौरवी जो है ये खड़ी बोली का दूसरा नाम है, ये बात आप ध्यान रखें। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन। जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। आपको टॉप करना चाहिए, अब की बार मैं बता रहा हूँ भाई। टॉप कर, अगर आपने में से टॉप नहीं किया तो आप सोचिए कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है पढ़ने में। बाकी मेरे पढ़ाने में कोई कमी नहीं इस बार, मैंने सारी की सारी व्यवस्था कर दी थी, वही का वही एकदम सेम टू सेम आ गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका को करिकुलर कोर्स को लेकर के आप परेशान हैं कि को करिकुलर कोर्स कहाँ पढ़े, तो आपको बता दूँ, एक दूसरा चैनल मैंने बनाया है को करिकुलर मास्टर नाम से। को करिकुलर मास्टर, ये एक चैनल मैंने बनाया है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर इस समय लगातार क्लासेस हो रही हैं सुबह के 8 बजे। सुबह के 8 बजे इस पर आप देखिए कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इस समय लगातार क्लासेस हो रही हैं। लगभग 2 यूनिट उसके समाप्त हो चुके हैं। तीसरी यूनिट एक प्रकार से आपकी हो जाएगी। तीसरी यूनिट भी एक प्रकार से आपके समक्ष आ चुकी है। अब चौथी यूनिट बाकी है, वो भी जल्दी आपके समक्ष आ जाएगी, ठीक है। यानी कि चारों इकाई वहाँ पर समाप्त हो चुकी, तो आप उस मॉडल पेपर को जाकर के चारों वीडियोस को देख लीजिएगा, 4-4 बार देख लीजिएगा। आपका सारा डाउट वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा और आप कम्युनिकेशन में अच्छा नंबर पाएंगे। 25 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान का सही विकल्प चुनिए। भाषा शब्द भास धातु मतलब संस्कृत शब्द से बना हुआ है, संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है, संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन से, भाषा के अभिव्यक्ति में कौन कौन से रूप हैं? देखिए, भाषा के अभिव्यक्ति के लिए मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों रूप हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी इनमें से? देखिए, शब्द तो नहीं है, वाक्य भी नहीं है, भाव भी नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से वर्ण या अक्षर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन और निरूपण किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मैंने इस प्रश्न का उत्तर भी बताया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। प्रश्न है, अध्ययन की वह शाखा जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषण या विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो अध्ययन की वह शाखा जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, उसको आप लोग भाषा विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाषा विज्ञान। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान में भाषाओं के अध्ययन पद्धति के प्रकार हैं। देखिए, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, ये तीनों एक प्रकार से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया था, रिक्त स्थान की का सही विकल्प चुनिए। देखिए, ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनि को स्वनिम कहते हैं। ध्वनि ध्वनि को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? स्वनिम कहते हैं। तो स्वनिम ऑप्शन में इसमें स्वन है, स्वन ही यही स्वनिम है, एक प्रकार से गलत हो मिसप्रिंट हो गया, स्वनिम, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रूपिम थोड़ा सा उससे अपग्रेड होता है जिसमें जिसका अर्थ निकलता है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रोक्ति के संबंध में असत्य कथन है। देखिए, संप्रेषण रहित वाक्य को प्रोक्ति नहीं कहते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही इसका असत्य कथन है। बाकी अर्थवान भाषिक संप्रेषण की इकाई प्रोक्ति है, बिल्कुल ठीक है। संलाप और एकालाप प्रोक्ति के दो भेद है, बिल्कुल है। निरर्थक शब्द समूहों को प्रेषित नहीं करते हैं, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न है, भाषिक संरचना के प्रमुख स्तर हैं, बताएं। भाषिक संरचना के प्रमुख स्तर, ध्वनि शब्द रूप वाक्य या ध्वनि शब्द रूप वाक्य अर्थ प्रोक्ति सब। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 34 नंबर, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम कब से कब तक है? बताएं। 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं फटाफट। 34 नंबर का बिल्कुल 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम माना जाता है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था। यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अपभ्रंश के उत्तरकालीन या परवर्ती रूप का एक प्रकार से मतलब परवर्ती रूप को क्या कहते हैं? तो अपभ्रंश के उत्तरकालीन परवर्ती रूप को अवहट्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 37 नंबर, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? हिंदी भाषा का जो उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? देखिए, अपभ्रंश का जो एक प्रकार, देखिए हिंदी भाषा जो इस समय चल रही है वो है खड़ी बोली, और खड़ी बोली बेसिकली ये है कौन सी? पश्चिमी हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की बोली है ये। और पश्चिमी हिंदी की जितनी बोलियां हुई हैं वो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई हैं, तो ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश। मागधी से निकली है बिहारी हिंदी की बोलियां, और अर्धमागधी से निकली कौन सी? अर्धमागधी से निकली भैया कौन सी भाई? एक मिनट, एक मिनट।
अर्धमागधी से क्या निकली है? अर्धमागधी से आपकी निकली है भैया, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की बोलियां। अब यहाँ पर उपरोक्त तो सभी दिया हुआ है बिल्कुल, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश से तो हुआ ही है। हिंदी भाषा अगर मानकीकरण पूछता है या वर्तमान हिंदी के बारे में पूछता, तो हिंदी भाषा का विकास बेसिकली सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी इन तीनों से हुआ है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी रूपों में। डी ऑप्शन 37 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप सभी लोग लगा लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो गई, ठीक है, जो कि अर्धमागधी से निकली है। मागधी से निकली बिहारी हिंदी। आप देखेंगे बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। सौरसेनी में आप देखेंगे तो पश्चिमी हिंदी की सारी बोलियां आ जाएंगी। तो यानी कि इन सभी से मिलकर के हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, चले फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। बहुत बढ़िया भाई, चले अगला प्रश्न। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किस विद्वान ने दिया? बताएं। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किस विद्वान ने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कई बार मैंने इसको बताया था। बिल्कुल 38 का डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, 38 का, 38 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 39 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास का सही क्रम है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति का विकास क्रम सही है। सबसे पहली भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवट, फिर हिंदी। बिल्कुल, तो यहाँ पर संस्कृत सबसे अगर होती तो आगे होती, संस्कृत इसमें है ही नहीं, यानी पाली से हमको शुरुआत करनी है। तो पाली सबसे पहली भाषा है, फिर उसके बाद में बनी प्राकृत, फिर प्राकृत के बाद में आई अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट आई, अवहट के बाद में अपनी हिंदी आ गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 40 नंबर क्वेश्चन से, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण उच्चारण के स्थान पर भी होता है, वाह्य और अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर भी होता है, और इसके अलावा प्राणत्व और अनुनासिकता के आधार पर भी एक प्रकार से। जैसे आप देखेंगे प्राणत्व में जैसे महाप्राण, अल्प प्राण ध्वनियाँ हो गई बहुत सारी। ठीक है, जैसे का में कम वायु निकल रही तो एक प्रकार से का आपका जो हो गया ये अल्प प्राण है। खा खा बोलेंगे तो ज़्यादा हवा निकल रही तो महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, अनुनासिकता के आधार पर भी है, यानी कि एक प्रकार से उपरोक्त तो सभी आधारों पर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे करेक्ट आंसर 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन से, पा फा बा भा मा, मैंने बताया था, देखें पा फा बा भा मा, बोलिए ओ, ओट्स, ओठ चिपक रहे हैं आपस में ना, ओट से निकल रहा है। ऐसे ही दंत, दंत से ता था दा धा ना, आप बोलें सब में दी जीभ जो है आपकी दांत को स्पर्श करी तो दंत आपके ता था दा धा ना हो गई। ठीक है, कंठ से का खा गा घा अंगा, बोलें कंठ। ठीक है, ऐसे ही आगे देखेंगे। 42 नंबर, वे ध्वनियाँ या वे व्यंजन ध्वनियाँ जो नासिका से बोली जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? नासिक ध्वनियाँ, उनको क्या बोलते हैं? नासिक ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न मैंने सभी को बताया था। आगे देखें, 43 नंबर प्रश्न है, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? बताएं। या रा या, बोले या रा ला वा, ये सब अंतस्थ व्यंजन है। कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन है। उस व्यंजन कौन से होते हैं? जो तीनों सा होते हैं वो उस व्यंजन होते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न, हिंदी शब्द संपदा को बढ़ाने वाले मूल स्रोत। देखिए, हिंदी शब्द संपदा को कई सारे भाषाओं में ऐसे देखें, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और आप देखेंगे तमाम प्रकार के शब्द हैं, संकर शब्द, मिश्रित शब्द, तमाम प्रकार के। तो तत्सम शब्द भंडार जो संस्कृत में हैं और उसी से हिंदी में आ गए सीधे सीधे बिना कुछ बदले। तद्भव जो है यानी संस्कृत से और धीरे धीरे आ गए। तद्भव मतलब होता है कि संस्कृत से, संस्कृत का घिसा पिटा जो शब्द रहा है हिंदी में आ गया। ठीक है, संस्कृत से एक प्रकार से आते आते वो घिस पिट गया हिंदी में पहुंचते पहुंचते। देश है जैसे लुटिया, मचिया, खटिया। ठीक है, ये सब इनका सब पता नहीं कि कहाँ से उत्पत्ति हुई है। विदेश शब्द बहुत सारे विदेशी भाषाओं के। संकर शब्द मतलब मिश्रित शब्द। संकर शब्द जैसे रेलगाड़ी, दो भाषाओं के मिलने से रेल धन गाड़ी। अब गाड़ी जो है ये हिंदी का शब्द हो गया, रेल अंग्रेजी का शब्द हो गया, दोनों मिलकर के क्या बन गए? रेलगाड़ी। ये अलग अर्थ दे रहा है, यानी ये सभी उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 44 का। अगला प्रश्न है, आगत ध्वनि अ, जो ऑरेंज का आ है वो किस भाषा से ग्रहण किया गया? तो अंग्रेजी से ग्रहण किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखें। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार से देखिए छत्रिज्ञा, स्रा एक है, ये श्री वाला स्रा है, और एक उसके अलावा छत्रिज्ञा,
एक ये छा होता है, ये छा, एक ये छा, ठीक है, छा, और एक 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 वाला ये त्रा, और इसके अलावा एक ज्ञा, ये 3 ये हो गए, और एक ये स्रा, ठीक है। ये तीनों, ये चारों एक प्रकार से संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों से मिल कर के बनते हैं, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये किससे बनता है, आप इसकी स्पेलिंग कभी लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो ये क्या होता है, छा, जैसे छीण आपको लिखना है तो ये छा, ठीक है? तो ऐसे ही ये स्रा जो होता है, इसमें आप देखेंगे स्रा में कौन से शब्द बने हैं, सा में ये सा यानी सा हलंत, और आर मतलब रा हलंत। अगर इसको और तोड़ें तो सा आधा सा, धन आधा रा, और धन छोटा आ, ये मिलकर के बनता है। छोटा आ की बात की तो ये हर व्यंजन में बिना मिले नहीं बनता। जैसे कि अगर आपने का लिखा है तो ये का 2 शब्दों से मिलकर के बना है, 2 वर्णों से। एक तो हो गया आपका का हलंत, और प्लस में ये आ, छोटा आ, ये मिलकर के बनता है का, ठीक है? बिना मतलब कि आप स्वरों की सहायता से आप इनको नहीं बोल पाते, यानी जिनको स्वरों की सहायता से बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, उनको व्यंजन बोलते हैं। तो स्रा एक संयुक्त व्यंजन है जो कि किससे मिलकर के बना है, इससे, सा और रा से, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ब्रज भाषा मैंने आपको बताया, ब्रज भाषा देखें, ब्रज भाषा बेसिकली ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो ये सौर सेनी से निकलेंगी। किससे निकलेंगी भैया? सौर सेनी से निकलेंगी, यानी कि 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सौर सेनी से, ठीक है? मागधी से, जितनी भी आपकी बिहारी हिंदी की बोलियां, अवधि मतलब मागधी में आपका मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की बोली है, जैसे कि आपकी मैथिली हो गई, मगही हो गई, और आपकी भोजपुरी हो गई। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की बोलियां, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो गई। सौर सेनी से पश्चिमी हिंदी की जितनी बोलियां, पांचों की पांचों बोलियां उसमें शामिल हैं, ठीक है? इसे खड़ी बोली हो गई, ठीक है, ब्रज भाषा हो गई, ठीक है, इसके अलावा कोरबी हो गई, ठीक है, हरियाणवी हो गई, कन्नौजी हो गई, ये सब। तो इसका बी ऑप्शन। 48 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं में से कौन नहीं शामिल है इनमें से? देखिए, कोरबी, हरियाणवी और कन्नौजी ये तीनों एक प्रकार से पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है? जबकि छत्तीसगढ़ी जो है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की। ध्यान रखिएगा, तो यानी कि यही इसका नहीं होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 बोलियां हैं बिहारी हिंदी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अच्छा, राजस्थानी हिंदी में कौन सी बोलियां आएंगी? राजस्थानी में आपकी जैसे कि आपकी मेवाती, मारवाड़ी, ठीक है, जयपुरी, ये सब आती हैं। अगला 50 नंबर प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी की हो गई, ठीक है? ब्रज आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है, अवधी आपकी पूर्वी हिंदी की है, पंजाबी आपकी अलग उपभाषा है, अवधी, कौरवी और बुंदेली और ब्रज, ये आप तीनों आपकी कहाँ की हैं, ठीक है? ये आपकी जो है खड़ी बोलियां हैं, मतलब वहाँ की पश्चिमी हिंदी की हैं। हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली, ठीक है, ये अलग अलग है। आगे देखेंगे, 51 नंबर है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी, गढ़वाली, ये सब आती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 52 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ये बोलियां हिंदी के विकास मतलब किस उपभाषा वर्ग में आती हैं? तो राजस्थानी हिंदी में आती हैं, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ठीक है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के में सर्वप्रथम काव्य रचना करने वाले कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम काव्य रचना करने वाले जो कवि है वो है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? खड़ी बोली के जनक भी कहे जाते हैं ये। 54 नंबर प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राजभाषा का आयोग गठन किया गया था 7 जून 1955 को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, ठीक है? तो डी ऑप्शन इसका 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 55 नंबर, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया था? ताकि जो है 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने हेतु इसको एक प्रकार से पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 56 नंबर, राजभाषा में मतलब संविधान सभा में किस वर्ष और किस तिथि को हिंदी को स्वतंत्र भाषा या भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है? तो 14 सितंबर 1949 को एक प्रकार से संविधान सभा में हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? ये सब प्रश्न खूब बताया है मैंने, कई बार बताया है। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? आप सभी को पता होगा 343, कई बार मैंने बताया है आपको, ये भी प्रश्न आ गया। यानी सारे प्रश्न आए हैं, एक भी प्रश्न आपका ना बाहर से नहीं आया हुआ है। आप मॉडल पेपर देखेंगे 100% यार फंस गया। अब आप सोचो, एक ही मॉडल पेपर मैंने दिया था,
दूसरा भी मॉडल पेपर मतलब दूसरा वीडियो कुछ मैंने दिया था उसमें, तो एक ही 2 मॉडल पेपर दिया है अभी तक, उसी में सब कुछ सब फंस गया। अब आप सोचो एक मॉडल पेपर से इतना फंस रहा है, तो आप 3-4 मॉडल पेपर अगर देख लेंगे तो अब आप क्या करोगे? आप तो हल्का मचा दोगे यार, धुआं धुआं करने वाले हो अब की बार आप सभी लोग। फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग तहलका मचाते रहो। हिंदी की लिपि का नाम बताएं। 58 नंबर प्रश्न, अरे सभी को पता होगा, देवनागरी लिपि, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चले अगला प्रश्न, राजभाषा किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने कई बार बताया, राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। आप ऐसे लैंग्वेज, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। 60 नंबर प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ओके ओके। चले पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती? पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। नेपाली, गढ़वाली, कुमायूनी, ये आपकी एक प्रकार से पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। मेवाती, मैथिली और भोजपुरी, मेवाती गलत, मेवाती आपकी राजस्थानी हिंदी की बोली है। मैथिली और भोजपुरी और मगही बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। कल चलिए बहुत बढ़िया। 63 नंबर प्रश्न, ब्रजभाषा का क्षेत्र बताइए। ब्रजभाषा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़। ब्रजभाषा का क्षेत्र 63 नंबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। चले 63 का सी ऑप्शन, बिल्कुल आगरा, मथुरा, अलीगढ़, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये मैंने टिक नहीं लगाया है इसमें, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये ना सोचा करें कि जो टिक लगा वही सही होगा। अगला प्रश्न, खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली बताएं। मेरठ, बिल्कुल ठीक है, मेरठ वाले में, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। 64 का बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले बातचीत ना करें, फटाफट से आप आंसर दें। भारत की आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा का नाम, भारत की आर्य भाषा में सबसे प्राचीन भाषा का नाम कौन सा है? बिल्कुल हिंदी नहीं, हिंदी नहीं भाषा, फारसी भी नहीं है, ब्रंश भी नहीं है, जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत अपनी, बिल्कुल। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, देवताओं की वाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुर है, इसमें सारे के सारे चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक है। 66 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में कौन सी 3 भाषाएं विकसित हुई हैं? बताएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में अगर बात की तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 67 नंबर, का, खा, जा, झा, टा, ठा और बा, भा, इसमें महाप्राण व्यंजन देखें। का जो है अल्प प्राण है, कम ध्वनि निकलती, खा जो हो गया आपका महाप्राण, तो खा अलग लिख लिया मैंने, खा। इसके अलावा जा आपका जो है अल्प प्राण है, झा, जा, झा, ठीक है, झा आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा, तो झा आप लिख लीजिए। इसके अलावा टा, टा अल्प प्राण है, ठा आपका महाप्राण है, ठा आपका हो जाएगा महाप्राण। ऐसे ही बा आपका अल्प प्राण है और भा आपका क्या है? महाप्राण है, यानी आप देखेंगे भा, यानी खा, झा और ठा और भा, खा, झा, ठा, भा, ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताएं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? फटाफट से आप बताएंगे। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये अल्प प्राण महाप्राण का फंडा आप लोग को सही नहीं समझ में आया ना? देखिए, का, खा, गा, घा और अंगा। देखिए, का बोलेंगे क, ख, का में कम ध्वनि मतलब वायु बाहर निकल रही है और खा में ज्यादा निकल रही है। ऐसे ही गा में कम निकल रही है और घा में ज्यादा, क, ख, ग, घ, अंगा, अंगा। इससे भी इस तरीके से जो का और खा है, ये का और गा वाला वर्ग है, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपके एक प्रकार से अल्प प्राण है। क्लियर? आगे देखेंगे, 69 नंबर प्रश्न है, किस किस अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है? देखें, सौर सेनी से बिल्कुल हुआ है, मागधी से भी हुआ है और अर्धमागधी। सौर सेनी से पश्चिमी हिंदी की सारी बोलियां, मागधी से जो है बिहारी हिंदी की सारी बोलियां और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की सारी बोलियां, यानी कि यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे, 70 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में पा वर्ग जो होता है, पा, फा, बा, भा, मा, ये सब ओष्ठ हैं। ओठ पर आप देखें, दोनों ओठ आपके छूते हैं, आप बिना ओठ छुआए बोल दीजिए पा, नहीं बोल पाएंगे। कोशिश कर लीजिए एक बार, आप लोगों में से कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग पा बोलने का प्रयास कर रहे होंगे लेकिन नहीं बोल पाएंगे। चले, तो बा इसका यानी कि ओष्ठ व्यंजन है ये सब। पा वर्ग पूरा का पूरा, पा, फा, बा, भा, मा, ये सब ओष्ठ हैं, ठीक है। कंठ आपका क्या होता है? का, खा, गा, घा। दंत आपका ता, था, दा, धा, ना, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चा, छा, जा, झा ना क्या होता है? चा, छा, जा, झा, इसमें क्या होता है? चा, छा, अब बताएं, चा, छा, जा,
झा इयाँ, इसमें क्या होता है बताएं? कंठ होता है, तालु होता है, क्या होता है इसमें? चा छा जा झा इयाँ में चा छा जा झा इयाँ, बिल्कुल चा छा जा झा, ये तालव्य है। क्लियर? देखिए तालव्य व्यंजन में क्या होता है? चा छा जा झा इयाँ, ओष्ठ में पा फा बा भा मा, दंत में ता था दा धा ना, कंठ कंठ में आपका का खा गा घा अंगा। ठीक है, इसके अलावा आपका बच क्या रहा है? आपका टाठा डाढ़ा आड़ा वाला बच रहा है। टाठा डाढ़ा आड़ा जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी बोली है। ढूढ़ाड़ी, ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ की बताइए? 71 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ढूढ़ाड़ी। ढूढ़ाड़ी बोली की अगर बात की तो पूर्वी राजस्थान की बोली है ये। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी की बोली छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बताएं। 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी की बोली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 73 नंबर प्रश्न, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत बढ़िया प्रश्न। चलें अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया? 343 से 351 तक। इसी को भाग 17 भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखें 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में कहा गया है। इस तरीके से आपके सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं और आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपके 75 क्वेश्चंस थे जिनको मैंने बताया और इसके माध्यम से आपको मैंने और तमाम प्रकार का बताया था। तो एक प्रकार से ये भी मॉडल पेपर है 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सभी में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग क्या कर लीजिएगा, ये सभी लोग आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। को करिकुलर कोर्स के लिए एक बार फिर मैं बताऊंगा, आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बीए करेकर यूट्यूब चैनल दूसरा हमारा चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वीडियो को पाते रहेंगे और ऐसे ही आपको हर एक यूनिवर्सिटी, आप देखें राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो आपका पेपर हिंदी का जैसे फंसाया है मैंने हर एक सब्जेक्ट का, ऐसे हर एक सब्जेक्ट का आपका फंसेगा। ठीक है, तो अगर आपका सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है और आप सोच रहे हैं क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो आप अभी से वीडियो देखना प्रारंभ कर दीजिए। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।